हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सर्कल्स शुरू करा था और सर्कल्स में हम लोगों ने सेकेंड एक्सरसाइज के ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आपने अगर वो 4 क्वेश्चंस पहले नहीं करे हैं, नहीं सीखे हैं, तो पहले आप वो 4 क्वेश्चंस देख लें, फिर आप इस क्वेश्चन पे आए। तो ये 5th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो आपको इसको बढ़िया तरीके से देखना है थ्रू आउट दी वीडियो और उसको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्चुअली परेशान करता है। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। मुझे बोला एक सर्कल है, सर्कल पे एक टेंजेंट है ना। तो अगर उस टेंजेंट पे मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो सेंटर से पास होना चाहिए। मुझे यही प्रूव करना है कि टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर में बनाऊंगा तो वो कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। तो मुझे बस प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर जो टेंजेंट बनता है वो सेंटर से पास होगा। तो सबसे पहले ना इसमें क्या क्या बोला है वो कर लेते हैं। एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट है ना, इस सर्कल पे एक टेंजेंट है। अच्छा बना लेते हैं बढ़िया वाला ताकि आपको समझ में आ जाए ना। तो ये सर्कल है और मान लेते हैं ये टेंजेंट है ना। ये इस सर्कल का सेंटर है O और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A। टेंजेंट का नाम हम लोग XY फिक्स कर लेते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें दी गई हैं मुझको। तो गिवन में मैं लिखता हूँ, इन सर्कल विद सेंटर O XY इस टेंजेंट एट पॉइंट A। मतलब पॉइंट A हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मुझको क्या बोलते हैं कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर। मुझे क्या बोलते हैं कि ये प्रूव करो कि परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वी हैव टू प्रूव परपेंडिकुलर टू टेंजेंट XY at point of contact A passes through सेंटर। मुझे प्रूव करना है कि अगर इसके परपेंडिकुलर हम लोग इस पे बनाएंगे तो वो सेंटर से पास हो जाएगा। ये प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। अच्छा, ये प्रूफ डायरेक्टली नहीं हो सकता, इसको एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं। इसी चक्कर में बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन, राइट। मैंने यहाँ पे लिखता हूं पहला ही स्टेटमेंट, वी प्रूव दिस यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो क्या है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, आइए समझते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोग बोलते हैं कि जो मुझे चाहिए ना, जो भी मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि परपेंडिकुलर जो बनाऊंगा वो सेंटर से पास हो रहा है, ये मुझे चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं मेरा परपेंडिकुलर सेंटर से पास नहीं हो रहा है। अगर मेरा परपेंडिकुलर सेंटर से पास नहीं होगा तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जिससे मेरा परपेंडिकुलर पास होगा, है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन में शुरू ही ऐसा करते हैं, जो भी मुझे चाहिए ना बोलेंगे वैसा नहीं हो रहा है, मुझे चाहिए कि परपेंडिकुलर सेंटर से पास होना चाहिए, ये मुझे प्रूफ में बताना है। लेकिन मैं क्या कंसीडर करूंगा कि मेरा जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, मैं ऐसा बोलूंगा। कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग उल्टा बोलते हैं, इनको क्या चाहिए कि सेंटर से पास होना चाहिए, मैं क्या बोलूंगा सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ऐसा बोल के शुरुआत करेंगे सम का। तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। आपको हल्लो हल्लो करके उसका आइडिया क्लियर होगा। अभी मैं यहां पे क्या लिखता हूं, लेट अस assume perpendicular drawn to tangent XY at point A doesn't pass through center। मुझे चाहिए था सेंटर से पास हो, कॉन्ट्राडिक्शन में हम उल्टा पकड़ते हैं
कि लेट अस अज्यूम दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दिस टेंजेंट इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। ये मैंने मान लिया। अच्छा, सेंटर से परपेंडिकुलर पास नहीं होगा तो और कोई तो पॉइंट होगा, तो मैं मानता हूं यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट Q है ना, मैं मानता हूं यहाँ पे दूसरा पॉइंट Q। यहाँ पे बोलता हूं लेट अस अज्यूम परपेंडिकुलर टू टेंजेंट XY at point A is drawn through point Q। अगर ये परपेंडिकुलर सेंटर से नहीं है तो और कोई पॉइंट से होगा, और वो दूसरे पॉइंट को मैंने Q कंसिडर किया। नाउ लेट अस जॉइन दिस QA एंड OA, लेट अस जॉइन दिस QA एंड OA। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉइन QA एंड OA, है ना, QA एंड OA, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैंने यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है देखो, लेट अस अज्यूम परपेंडिकुलर टू टेंजेंट XY एट पॉइंट A इज ड्रॉन थ्रू Q। मैंने बोला है कि मैं Q से एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं। अगर मैं Q से एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं, अगर मैं Q से एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं मतलब ये QA XY को परपेंडिकुलर होगा, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूं ना, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर Q से बनाया है तो QA परपेंडिकुलर हुआ। किसके लिए बनाया परपेंडिकुलर? XY के लिए बनाया, तो QA इज परपेंडिकुलर टू XY। अगर QA परपेंडिकुलर है तो उसका एंगल भी तो 90 डिग्री बनेगा, तो एंगल QAY, देयरफॉर एंगल QAY इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको 1 बोल के छोड़ देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको 1 बोल के छोड़ देता हूँ। बट मैं यहां पे देख सकता हूं सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सुनो मेरी बात ध्यान से, सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो टेंजेंट है, अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कनेक्ट करूंगा तो वो तो रेडियस बन जाएगा, और टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं बट segment joining center and point of contact of tangent is always perpendicular to tangent। ये हमने चीज पढ़ी हुई है थ्योरम में, है ना। तो therefore we can say OA is, therefore we can say OAY is 90 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर होगा ही तो therefore I can say angle OAY is 90 डिग्री। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कभी भी कनेक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बनता है, इसलिए मैंने उसको दे दिया है 90 डिग्री। किसको? OAY को, है ना। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, तो OAY कितना हो जाएगा? 90 डिग्री फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। अगर दोनों का RHS 90 मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। देख सकते हो वैसे तो दोनों एंगल्स 90 मतलब दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल QAY इज इक्वल टू एंगल OAY। इसको 3 बोल दो, चाहिए तो, है ना, चाहिए तो इसको 3 बोल दो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 90 हैं। बट फिर से, लेकिन डायग्राम में अगर देखोगे तो ये OA है और ये जो है वो QA है, यहाँ पे Y तो है। अब डायग्राम में देख सकते हो कि ये QAY जो है वो क्लियरली दिख रहा है OAY से छोटा वाला एंगल है। QAY जो है वो OAY से छोटा है, क्लियरली दिख रहा है ना, क्योंकि ये एंगल सिर्फ इतना है और ये एंगल पूरा है, तो QAY जो है वो क्लियरली छोटा दिख रहा है। बट एंगल
QAY इज छोटा फ्रॉम एंगल OAY। ये कहां से आया? फ्रॉम फिगर। ये ऑब्जर्वेशन कहां से आया? फ्रॉम फिगर। इसको कह दो आप 4 चाहिए तो अब 3 और 4 को ऑब्जर्व करो। फ्रॉम 3 and 4 एक बार मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल बोल रहे हैं और एक बार बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से छोटे बड़े हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या दो एंगल्स इक्वल भी हैं और छोटे बड़े भी हैं? हो ही नहीं सकता, है ना। 3 में मुझे बोला है दोनों एंगल्स इक्वल है, 4 में मुझे बोल रहे हैं दोनों एंगल्स एक दूसरे से छोटे बड़े। ऐसा कैसे पॉसिबल है? फ्रॉम 3 and 4 we can observe that two angles are equal। हम देख सकते हैं कि दो एंगल्स इक्वल हैं और एक दूसरे से छोटे बड़े भी। दिस इज एन कॉन्ट्राडिक्शन ना, अपोजिट आइडियाज आ रहे हैं ना, उसी को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये अपोजिट आइडियाज क्यों आए पता है? क्योंकि हमने अजम्पशन गलत लगाया था। हमने क्या अजम्पशन लगाया था कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ये हमारा जो अजम्पशन था ना, ये गलत हो गया है यहाँ पे। इसके वजह से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोजिंग आइडियाज आने चाहिए। जैसे यहाँ पे इक्वल बोला है, फिर बोला है छोटे बड़े भी हैं, तो अपोजिंग आइडियाज मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कब आता है? जब हम कुछ गलत सोचते हैं। हमने यहाँ पे सोचा कि परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये हमने सोचा, जो कि अब गलत हो चुका है। कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से गलत हो चुका है, मतलब परपेंडिकुलर सेंटर से पास होएगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं लिखता हूं, आप देखते चलिए। फ्रॉम 3 and 4 एंगल QAY इज इक्वल टू एंगल OAY इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां पे छोटे बड़े आ रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ। ये पॉसिबल कब होगा? जब OA और QA एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, है ना। ये OA तो है फिक्स्ड, उसके ऊपर QA अगर मूव होके बरोबर उसके ऊपर आ जाए तो ये चीज पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल कब होंगे? मान लो यहाँ पे ये OAY है और यहाँ पे ये Q है, तो इस Q को मूव करना पड़ेगा ये तरफ और बिल्कुल इसके ऊपर आ जाना पड़ेगा, है ना। तो उस वक्त पे OAY और QAY दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो ये तो यहां से तो इक्वल नहीं है, लेकिन दिस इज पॉसिबल ओनली इफ QA एंड OA कोइंसाइड। ठीक है, देयरफॉर इससे ये समझ में आता है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने गलत सोचा था। हमने क्या सोचा था कि परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये हमने सोचा था, तो वो गलत हो गया। मतलब परपेंडिकुलर वो सेंटर से पास हो रहा है। देयरफॉर वी कैन से what we can say that OA is perpendicular to XY. We can say OA is perpendicular to XY and hence perpendicular passes through center always। वो लिख देना। तो इस तरीके से ये प्रूव है। इसको आप इसका ज़्यादा लोड ना लें, आपको मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है। एक बार अगर शॉर्ट में समराइज करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में वो करना होता है कि जो मेरे को प्रूव करना है उसका अपोजिट पकड़ो। मुझे प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर सेंटर से पास होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। अगर परपेंडिकुलर सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो कोई तो पॉइंट से पास होगा, तो हमने अज्यूम किया कि वो पॉइंट है Q। जो परपेंडिकुलर बना रहा है वो पॉइंट है Q, सेंटर नहीं है बल्कि और कोई पॉइंट है Q। अगर Q परपेंडिकुलर बना रहा है तो QA जो है वो XY को परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो QAY जो है वो एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन मैंने सीखा हुआ है कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे एक परपेंडिकुलर बनता है। थ्योरम नंबर 1 में सीखा था कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो उससे मैंने OAY को भी 90 बोल दिया। अब देख रहा हूं मैं ये दोनों 90 है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन
फिर से लेकिन मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ओ ए वाई जो है वो छोटा है, सॉरी क्यू ए वाई जो है वो छोटा है ओ ए वाई से, तो मैंने ये लिखा है ना। अब एक दो एंगल्स इक्वल भी हो रहे हैं और एक दूसरे बड़े छोटे भी हो रहे हैं, ये पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कब? जब ओ ए और क्यू ए एक दूसरे के ऊपर आए। अगर क्यू ए जो है वो ओ ए के ऊपर आ जाएगा मतलब वो सेंटर से पास होगा ही ना। अगर क्यू ए जो है वो ओ ए के ऊपर भी आ गया तो सेंटर से पास होगा, मतलब कोई भी सिचुएशन अगर बनाओगे तो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होगा ही। ये मुझे इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। आई होप आप सभी को भी ये क्वेश्चन समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके आप इसका बढ़िया तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करते रहें जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाए। गुड बाय। तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि हमने सर्कल्स का जो है 10.2 का 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो आइए आज बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 6th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4, फाइंड द रेडियस। अब इस क्वेश्चन को इन्होंने ना काफ़ी तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के पूछा है। आपने बस क्या करना है, आपने इसको देखना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 4। एक तो ये चीज़ समझ में आती है कि टेंजेंट का लेंथ जो है वो 4 है, एक चीज़ ये हो गई। अब बीच में इन्होंने क्या बोला है, टेंजेंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। टेंजेंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 5 सेंटीमीटर का है, हमें रेडियस ढूंढना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बन गया, सर्कल के सेंटर को कुछ नाम देते हैं, सपोज ओ दे दिया। इसको एक टेंजेंट सेगमेंट बनाता हूँ मैं, है ना। आप पूरा टेंजेंट बना सकते हो, है ना, लेकिन मैं सिर्फ एक टेंजेंट सेगमेंट बनाता हूँ। ये टेंजेंट सेगमेंट है ना, ये एक टेंजेंट सेगमेंट है। इसको नाम देता हूँ मैं ए बी। ए तो हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अब इन्होंने बोला सेंटर से डिस्टेंस जो है टेंजेंट का वो है 5। सेंटर से डिस्टेंस जो है वो है 5 सेंटीमीटर और ये टेंजेंट सेगमेंट है उसका लेंथ इन्होंने 4 सेंटीमीटर बोला है हमको रेडियस लो। यही रेडियस है। अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट करूंगा सर्कमफरेंस पे तो रेडियस बन जाएगा। मुझे इस रेडियस को ही ढूंढना है। आइए सब कुछ लिखते हैं गिवन में। जो जो चीज़ें दी हैं, डायग्राम तो हमको हमेशा बनाना ही होता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर ओ। ये चीज़ लिख दी। ये भी टेंजेंट है, क्वेश्चन में बोला है। अब टेंजेंट का लेंथ भी तो बोला है कि 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों चीज़ें लिख दी। एक और चीज़ दी है मुझे, लेंथ दिया है मुझे ओ बी का, राइट, विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो सारा गिवन लिख दिया। टू फाइंड हमें कुछ फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस। टू फाइंड व्हाट, वी फाइंड रेडियस। रेडियस का मतलब होता है लेंथ ओ ए। रेडियस का मतलब होता है लेंथ ओ ए। एक ही बात हो गई वो तो। अब शुरू करते हैं सोल्यूशन, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं बताइए सर्कल विथ सेंटर ओ है, तो शुरू करता हूँ कुछ ऐसे। मैं लिखता हूँ इन सर्कल विथ सेंटर ओ। इन सर्कल विथ सेंटर ओ, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, सर्कल विथ सेंटर ओ मैंने कंसीडर करा। मैं लिखता हूँ ए बी टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है। आप देख सकते हो ए बी टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है। आप लिखना चाहते हो लिखो, या फिर एक और चीज़ है समझ में आती है कि एक टेंजेंट है एक रेडियस है तो वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। इन सर्कल विथ सेंटर ओ मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि ये जो टेंजेंट है ए बी वो परपेंडिकुलर है अपने रेडियस ओ ए को। इसका रीज़न भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैं लिखता हूँ टेंजेंट is perpendicular to radius at कहाँ पे, at point of contact पे, exactly, right, at point of contact the perpendicular, so we can say this angle is 90। ये अगर perpendicular है दोनों का एंगल 90 हो जाएगा। therefore एंगल कौन सा, ओ ए बी ना, ओ ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री कर दिया तो ये एक राइट ट्राइंगल दिखता होगा।
राइट ट्रायंगल की कभी भी दो साइड्स पता है तो तीसरा ढूंढने के लिए पाइथागोरस का सहारा लिया जाता है। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ओ ए बी मैं लिखता हूं एंगल ए इज 90। ऐसा लिख के पाइथागोरस अप्लाई करता हूं। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। बता ओ बी कितना है, बता ओ बी कितना है 5 है ना, तो 5 स्क्वायर। बता ओ ए कितना है ना पता, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो सबको पता है। ओ ए का स्क्वायर नहीं जानते तो वैसे ही लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 है, प्लस 16 उधर शिफ्ट करता हूँ तो 25 माइनस 16 हो जाता है ओ ए का स्क्वायर। व्हाट इज 25 माइनस 16? 9, राइट। ओ ए का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर ये तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकलेगा इक्वल्स टू ओ ए। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9? दैट इज 3, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो मैंने ओ ए ढूंढ लिया 3, ओ ए ही तो रेडियस है, लिख दो। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बोला था बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें।